बचपन से ही कुत्तों से बेहद नफरत है, क्योंकि एक बार एक कुत्ते ने उसको काटा था, जिसकी वजह से उसे इंजेक्शंस लगवाने पड़े थे। अब वो हमेशा कुत्तों से दूर रहने की कोशिश करती और साथ ही कुत्तों को कहीं भी देखती है तो पत्थर मारकर भगा देती है। चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। चल चल। अरे यार, तू कुत्तों से इतनी नफरत क्यों करती है? इतना भी क्या बिगाड़ा है इन कुत्तों ने तेरा? याद नहीं, पिछले साल एक आवारा कुत्ते ने मेरी टांग का क्या हाल किया था। आज तक घाव के निशान नहीं मिटे हैं और कभी कभी दर्द भी होता है। तू भी तो कम नहीं है, मुझे अच्छे से याद है। पहले तू ही उसे छेड़ रही थी, अब जानवरों के साथ मस्ती करेगी तो यही हाल होगा ना। अरे मैं तो उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी, मुझे क्या पता था कि वो मुझे काट ही देगा। खैर छोड़, रहने दे। अब तो तुझे पता चल गया है ना कि बेमतलब किसी को परेशान करेगी तो नुकसान तुझे ही होगा। हाँ पता चल गया है, इसलिए तो अब मैं इन कुत्तों को अपने पास भी भटकने नहीं देती। हाँ यार, तेरी तो किस्मत ही खराब है, अब इसमें कोई क्या कर सकता है। सीमा और अंजलि बात कर रहे होते हैं कि तभी एक कबूतर ऊपर से अंजलि के सर के ऊपर पिट्टी कर देता है। ये देखकर सीमा हंसने लगती है। छी, ये क्या कर दिया इस बेवकूफ कबूतर ने। अभी नहा कर निकली थी, अब मुझे फिर से बाल धोने पड़ेंगे। इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है इन जानवरों और पक्षियों पर। अंजलि घर जाती है और फिर से नहाती है। जब वो नहा कर निकलती है तो उसकी माँ उसे आवाज लगाती है। अंजलि बेटा, तेरे लिए दूध और नाश्ता रखा है, जल्दी से खाना खा ले वरना ठंडा हो जाएगा। अंजलि अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं देती और अपने फोन में गेम खेलने लगती है। कुछ देर बाद एक बिल्ली आती है और अंजलि का दूध का ग्लास गिराकर दूध पीने लगती है। ग्लास के गिरने की आवाज से अंजलि किचन में आती है और देखती है कि बिल्ली ने उसकी निहारी खराब कर दी है। ओफो, ये बिल्ली भी ना, इसको भी मेरा ही दूध गिराना था। मेरा बस चले तो इन बिल्लियों को मैं गांव में ही ना रहने दूं। अंजलि नीचे गिरा हुआ दूध साफ कर ही रही होती है कि उसकी माँ किचन में आ जाती है। ले, कर दिया ना बिल्ली ने तेरा नाश्ता खराब। तब से कह रही थी कि पहले नाश्ता कर ले, नाश्ता कर ले, पर नहीं, तुझे तो गेम खेलना था ना। अब रह भूखी, यही तेरी सजा है। इसी तरह हर जानवर और पक्षी के साथ अंजलि की कुछ न कुछ अनबन थी, जिस वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ अंजलि की जानवर के साथ नफरत भी बढ़ने लग गई। अब वो किसी भी जानवर या पशु पक्षी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। ये जानवर हमेशा ही मेरा नुकसान करते हैं। मेरा बस चले तो मैं अपने गांव के सारे जानवरों को दूसरे गांव पहुंचा दूं। पर अंजलि की शादी एक ऐसे घर में होती है जहाँ सभी लोग जानवरों से बेहद मोहब्बत करते हैं और किसी भी जानवर या पशु पक्षी को तकलीफ में देखकर उसकी मदद करते हैं। अंजलि की सास और उसका पति दोनों ही जानवरों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और उन्हें घर लेकर भी आते हैं। अरे बेटा, तूने कल उस कुत्ते को हॉस्पिटल तो पहुंचा दिया था ना? हाँ माँ, मैंने उसकी पट्टी करवा के गली में छोड़ दिया है उसे। पट्टी करवा दी, पर गली में क्यों छोड़ा? जब तक वो ठीक नहीं हो जाता उसे घर ले आ। माँ, अब तो घर में जगह ही नहीं है, कहाँ रखूंगा उसको? बाहर हाल में सो जाया करेगा, और वैसे भी आजकल गर्मियों के दिन है, कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। अंजलि का पति उस कुत्ते को गली से उठाकर अपने घर ले आता है और लकड़ी लेने के लिए जंगल जाता है। वहाँ देखता है कि एक शिकारी हिरन पर निशाना लगा रहा है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? क्यों उस बेचारे को मार रहे हो? बस शिकारी हूँ, शिकार नहीं करूँगा तो क्या जानवरों को खाना खिलाता रहूँगा? मुझे अपना काम करने दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ तुम। शिकारी उसकी बातों को अनसुना करके हिरन पर तीर चला देता है और तीर हिरन को लग जाती है, जिसके बाद हिरन जख्मी होकर भागने लगता है। ये क्या कर दिया आपने? उस बेजुबान जानवर को तीर से जख्मी कर दिया। आपके अंदर रहम नाम की कोई चीज है या नहीं? मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मुझे मत समझाओ। मैं एक शिकारी हूँ, मेरा काम ही शिकार करना है। शिकारी अंजलि के पति से बात कर रहा था कि तभी हिरन उसकी आंखों से ओझल हो जाता है और शिकारी इस बात के लिए अंजलि के पति को जिम्मेदार ठहराता है। देखा, तुम्हारे चक्कर में मेरा शिकार हाथ से निकल गया। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं परेशान करने के लिए।
शिकारी गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। अंजलि के पति को हिरन की उस हालत पर बड़ा बुरा लगता है और वो उसकी तलाश करने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। और कुछ दूर ढूंढने पर उसको वो हिरन एक जख्मी हालत में दिखता है। मुझसे डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, घाव बेहद अंदर तक हो गया है। अंजलि का पति उस हिरन के पेट पर लगा तीर निकाल देता है और उसको अपने साथ घर ले जाने लगता है। तभी उसको राह में एक बूढ़ा शेर मिलता है जो कि बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। वो शेर को जगाने की कोशिश करता है। तुम मुझे कुछ बीमार लग रहे हो। हाँ, बूढ़ा हो गया हो, इसीलिए आसानी से शिकार नहीं कर पाता। कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाया हो, इसीलिए मेरी ये हालत हुई है। अगर तुम मेरे जानवरों को नुकसान ना पहुंचाने का वादा करो तो मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ। वहाँ मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अब अंजलि का पति हिरन के साथ साथ शेर को भी अपने घर ले आता है। ये देखकर अंजलि बेहद चिढ़ जाती है। बस इसी की कमी थी और वो भी आज तुमने पूरी कर दी। अरे क्या जरूरत थी शेर को घर ले आने की? ये बेचारा जंगल में भूख से बेहोश हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ इसे ले आया। और यहाँ तो खाने के भंडारे लगे हैं ना, जो सभी को इस घर में लाते रहते हो। घर की हालत देखी भी है तुमने। अनाज के नाम पर एक बोरी गेहूं और चावल भी नहीं है घर में। फिक्र क्यों करती हो? हम इन लाचार जानवरों की मदद करेंगे तो कुछ पुण्य ही कमाएंगे हम, और ऊपर वाला भी हमारे इस काम में मदद करेगा। अंजलि को सभी जानवरों से बेहद नफरत थी। खास तौर पर वो कुत्ते और शेर को पसंद नहीं करती थी, पर फिर भी वो जहाँ भी जाती कुत्ता और शेर उसके पीछे बॉडीगार्ड की तरह चलते रहते। एक शाम जब अंजलि जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ रही थी तो कुछ लुटेरे उसके पीछे लग जाते हैं और उसका सोने का हार छीन लेते हैं। चोर चोर, मेरा सोने का हार! अरे कोई पकड़ो इनको! लुटेरे हार लेकर भागने लगते हैं, पर तभी शेर उनके पीछे दौड़ता है और कुत्ता जोर जोर से भौंकते हुए एक लुटेरे की टांग काट लेता है। लुटेरा डर के मारे हार छोड़कर भाग जाता है। कुत्ता अपने मुंह से हार को उठाकर अंजलि के पास ले आता है। मुझे माफ कर दो टॉमी और शेर चाचू, मैं हमेशा तुमसे नफरत करती रही और आज तुम लोगों ने ही उन चोरों से मेरा हार बचाया। पता है, वो हार मुझे मेरे घर वालों ने दिया था। कोई बात नहीं बिटिया, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो तुम्हारे सारे ससुराल वालों से बेहद प्यार करता हूँ और इसी प्यार ने मुझे बदल भी दिया। कभी तुमने देखा है किसी शेर को रोटी सब्जी खाते हुए? यही तो तुम्हारे मोहब्बत की ताकत है, जो एक मांस खाने वाले जानवर भी अनाज खाने लगा है। अंजलि, शेर और कुत्ता तीनों घर आते हैं। अब अंजलि भी नफरत को छोड़कर सभी जानवरों से मोहब्बत करने लगती है और सभी लाचार जानवरों को अपने घर ले आती है। ऐसे करते करते इनका घर पूरा जानवरों और पक्षियों से भर जाता है। अरे वाह, हमारा घर भी अब किसी चिड़ियाघर से कम नहीं है। जब लोगों को पता चलता है कि अंजलि के घर में इतने सारे जानवर हैं, तो लोग जानवरों को देखने के लिए आने लगते हैं। अंजलि सभी को टिकट खरीदने के लिए कहती है। जल्दी ही टिकट के पैसों से इनके पास बहुत ज्यादा पैसे जमा हो जाते हैं और सभी एक कार खरीदकर उसमें कुछ जानवरों को साथ लेकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। मंगलपुर नाम का एक गांव था। गांव अपने मिठाई के शौकीन लोगों की वजह से जाना जाता था। मंगलपुर में सबसे अच्छी मिठाइयाँ पवन और उसके दो भाई नरेश और धीरज बेचा करते थे। पवन कोलकाता से मिठाई बनाना और बेचना सीख कर आया था। पवन के दोनों बड़े भाई पवन से खूब सारी मेहनत करवाते थे और खुद उन कमाए हुए मुनाफों का आनंद लेते थे। अरे देख रहा है कितना इतरा रहा है, पैसा तो कमा ही रहा है, ऊपर से वाह भी लूट रहा है। इसका कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा, वरना हमारे पूरे गांव में इसी की चर्चा होगी। पवन पूरी रात मिठाइयाँ बनाने की तैयारी करता। सुबह थोड़ी देर सोकर दोपहर में अपनी दुकान चलाकर मिठाइयाँ बेचा करता था। अरे भैया ये देखो, मैंने डायबिटीज वालों के लिए भी मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं। हाँ, अरे हाँ ठीक है, जाओ जाओ और घर जाके हमारे लिए खाना भी बना के रखो, तब तक हम वहीं आते हैं। और हाँ, कुछ लकड़ियाँ तोड़ कर लेके जाना और जाकर लजीज खाना बनाना, तब तक हम दुकान बंद करके आते हैं। पवन
जंगल के रास्ते लकड़ियाँ काटने जा ही रहा था, तभी उसे दो चोर एक अमीर आदमी को लूटते हुए दिखाई दिए। अरे छोड़ो मुझे, मेरे रास्ते से हट जाओ। और जैसे ही ये दृश्य पवन ने देखा, हटो हटो, दूर हटो उनसे, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला के गांव वालों को बुला लूंगा। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? अरे चलो भाई यहाँ से, नहीं तो कल्टी मारना पड़ेगा, नहीं तो ये बूमा बूम कर देगा। चलो 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 चलो। वो दोनों चोर भाग गए। अब ठीक तो है ना? अरे इन पापियों ने ना मेरे आधे पैसे छीन लिए। तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम यहाँ आए। मैं पड़ोस के गांव में रहता हूँ बेटा। आप कहाँ जा रहे थे? बेटा मैं अपनी बेटी की शादी के लड्डू बनवाने मंगलपुर जा रहा था। मैंने सुना है कि वहाँ पर कलकत्ता का कोई हलवाई आया है। अरे ये तो वही बात हुई, गांव में छोरा और शहर में ढिंडोरा। वो आदमी मैं ही हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। कलकत्ता से मिठाइयाँ बनाना मैंने ही सीखा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। मुझे तुमसे मेरी बेटी की शादी में और मेरे आश्रम के लिए 10,000 लड्डू चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बात जाकर मैं अपने भाइयों से जरूर बताऊंगा। मेरी नेकी के काम से इतना मुनाफा हो गया। भगवान तुम्हारा भला करे। पवन जाकर सारी बातें अपने दोनों भाइयों को बता देता है, लेकिन उसके दोनों भाई खाना सही वक्त पर न पाने की वजह से उस पर चिल्लाने लगते हैं। अरे ना ही तुम लकड़ियाँ लाए और ना ही खाना बनाया, ये सब करके तुम क्या करना चाहते हो? नजरों से दफा हो जाओ मेरी। अरे वैसे वो सेठ को लड्डू कब देने हैं? इस सौदे में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धनवान सेठ की शादी के लिए नरेश और पवन दोनों लड्डू बनाने लगते हैं। लड्डू का भार बेहद ज्यादा होने की वजह से धीरज उनसे कहता है, अरे उस सेठ को 10,000 लड्डू चाहिए, क्यों ना हम उसे मिलावट के लड्डू बेचें? लेकिन हमारे इस धंधे में बहुत नुकसान होगा। अरे तुम हमेशा बेवकूफ़ी रहोगे। अरे जब तक हम असली चीजें नहीं करेंगे हमारा मुनाफा होगा कैसे? घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता ना। अगर ये बात पवन को पता चल गई तो मायूस हो जाएगा। अरे इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हें कोई भी बात बताने की जरूरत नहीं है। धीरज के कहने से नरेश उन लड्डुओं में मिलावट कर देता है और पवन को इस बात की भनक भी नहीं लगती। जब सारे लड्डू उस अमीर सेठ की बेटी के शादी में चले जाते हैं तब उन्हें पता लगता है। इन लड्डुओं को जाकर बारातियों में बांट दो और याद रहे एक मत देना, कम से कम एक बाराती को 10 लड्डू देना, ठीक है? जैसा आप कहें मालिक, मैं उनको ये लजीज लड्डू बिल्कुल बांट दूंगा। नौकर पूरे बारात में लड्डू बांट देता है, लेकिन आधे से ज्यादा लड्डू मिलावटी होने की वजह से जैसे ही बारातियों ने लड्डू को खाया उनके दांत टूट गए। हे ऊपर वाले, मेरे दांत टूट गए। ये लड्डू है या लोहे के लड्डू? हे ऊपर वाले। और इस वजह से सेठ की बेटी की शादी टूट गई। अरे ये सब उन पवन और उनके भाइयों का किया धरा है। ना हम वहाँ से लड्डू लेते और ना ही हमारे साथ कुछ ऐसा होता। मेरी बेटी की शादी टूट गई उस पवन और 2 भाइयों के वजह से। पता नहीं उन्होंने आपसे किस बात का बदला लिया है। अब कहीं हमारी बेटी कुंवारी ना रह जाए। उस दिन वो अमीर सेठ गुस्से से पवन की दुकान पर जाता है। पवन जो इन मिलावट भरी बातों से बिल्कुल अनजान होता है, वो अमीर सेठ का गुस्सा और बातें सुनकर सहम जाता है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं और मेरे भाई ऐसा भला क्यों करेंगे? एक बेचारी लड़की की शादी तोड़कर तुम्हें क्या मिला? मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को बद्दुआ देता हूँ। तुम आज से जो भी लड्डू बनाओगे वो लोहे के हो जाएंगे। तुम तीनों भाई जो भी काम करोगे ना वो उल्टा ही हो जाएगा। अरे तो क्या हम तुमसे डरते हैं? अरे जाओ, जो करना है कर लो।
आइंदा यहाँ नजर मत आना मुझे। ये बदुआ वाली बातें मैं नहीं मानता। ए छोटे, तू अपनी दुकान पे ध्यान दे, जा। अरे लेकिन ये किस मिलावट की बात कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस पागल हो गया है। और वो क्या, लाओ आज सारे लड्डू मैं बनाऊंगा। नरेश उनकी बातों को अनसुना करते हुए दुकान के लिए ढेर सारी लड्डू बना लेता है और शाम को अपने घर चला जाता है। और जब अगले दिन सुबह अपने दुकान पर आता है तो वो देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? मैंने कल रात जो भी लड्डू बनाए वो सारे लोहे के कैसे हो गए? भैया ये देखो। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे उस सेठ की बददुआ हमें लग गई। मैंने जितने भी मोतीचूर के लड्डू बनाए वो सारे लोहे के हो गए। ये देखिए। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? धीरज और पवन ने जैसे ही ये देखा दोनों दंग रह गए। इसका मतलब ये है आप दोनों ने हकीकत में उस सेठ के साथ ऐसा किया? हाँ, इसीलिए आपने जितने लड्डू बनाए वो लोहे के हो गए। यही बात लग रही है। अरे अगर ऐसी बात है तो मैं भी कुछ लड्डू बनाकर देखता हूँ। जैसे ही धीरज ने लड्डू बनाया वो लड्डू भी लोहे के हो गए। अरे ये सब उस धनवान सेठ की वजह से हुआ है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो हम सारी जिंदगी कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे आप दोनों ने बनाकर देख लिए ना, एक बार मैं भी बना के देखता हूँ, शायद मेरे बनाए हुए लड्डू ना बदलें। जैसे ही पवन ने लड्डू बनाया उसके लड्डू जैसे के तैसे ही थे, वो बिल्कुल नहीं बदले। ये देखकर दोनों बड़े भाई दंग रह गए। ये देखिए, उस दिन आप दोनों ने ही मिलावट की थी ना, इसीलिए आप दोनों के बनाए हुए लड्डू वो लोहे में बदल रहे हैं। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। एक बेटी का घर उजाड़कर आप दोनों को क्या मिला? अरे तुम सही कह रहे हो छोटे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। हमें चलकर उस धनवान सेठ से माफी मांगनी होगी। तीनों भाई उस अमीर सेठ के यहाँ चले जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। अरे कृपा करें, हमें माफ कर दीजिए। हमें पता है कि हमारी माफी मांगने से आपकी बेटी की शादी नहीं होगी, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। हाँ, हम दोनों जो भी लड्डू बना रहे हैं वो सारे लोहे के बन जा रहे हैं। हमें और कोई काम आता भी नहीं है। लोहे के लड्डू खाकर लोगों के दांत टूटेंगे ही, इससे हमारा घर नहीं चलेगा। अमीर सेठ उनके मायूस चेहरों को देखकर उन्हें माफ कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपने छोटे भाई पवन की शादी मेरी बेटी से करनी होगी, तब। बस इतनी सी बात, हमें ये मंजूर है। मुझे तो शर्म आ रही है। और पवन की शादी उस अमीर सेठ की बेटी से हो जाती है और नरेश और धीरज को लोहे के लड्डू का लगा श्राप टूट जाता है। अमीर सेठ के पैसों की वजह से तीनों भाइयों के लड्डू का व्यापार